तो कंपनी लॉ में तो क्या मजबूरी होती है, क्योंकि वो एक ही एक्ट है, उसको भी आधा आपको पढ़ना है इंटर में, तो उसकी जो 50 60 100 जो भी नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे वो पूरा चलेगा। तो वहां तो ऑप्शन ही नहीं है ना कि पूरा होने के बाद बैठेंगे, वहां तो बैठना ही पड़ेगा बीच में। लेकिन यहां ऑप्शन है, अलाइड लॉ में ऑप्शन होता है, ठीक है ना। छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, एक एक्ट खत्म हो गया, उसके बाद में फिर दूसरा एक्ट, फिर तीसरा एक्ट, और किसी भी एक्ट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। रेफरेंस छोटा मोटा आ सकता है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज आपने अगर ग्रेजुएट, जैसे अभी ग्रेजुएटी एक्ट चल रहा है हमारा, तो अगर आपने ग्रेजुएटी एक्ट नहीं भी पढ़ा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगले एक्ट में जब आप बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार मैंने ग्रेजुएटी एक्ट नहीं पढ़ा तो मुझे कैसे आएगा। तो ऑल एक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, वो एकदम बिल्कुल जो है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो अभी बीच में आप बैठ सकते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार अब हम सीए में इंटर में आ चुके हैं, तो एटलीस्ट वो फील तो आए कि हम आ गए। हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात। कई बच्चे तो बीच में आए हैं, उनके आने का बस यही पर्पज है, बोले यार फाउंडेशन हो गया, इस फीलिंग से बाहर निकले, अब इंटर में आए, तो आप बैठ जाओ, लेकिन आपको समझ में आने में दिक्कत आएगी। हाँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो 5-10% आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है कि अगर आप ध्यान से बैठे हैं तो बिल्कुल भी ना समझ में आए, ऐसा तो नहीं होता कभी भी। लेकिन हाँ, उतना अच्छे से नहीं आ पाएगा जितना अच्छे से जो बच्चे शुरू से बैठे उनको आ रहा है। ऑलरेडी इस एक्ट को हमने 2 बार पढ़ लिया, मतलब शुरू में जो बच्चे थे उन्होंने पढ़ा, अब 5 लेक्चर हो गए, फिर और बच्चे आए, फिर दोबारा से चालू करा। अब दोबारा से चालू करूंगा ना, बच्चे मेरे सर फोड़ देंगे, ये बोलेंगे ये खिड़की के बाहर खड़ा कर देंगे, बोले धक्का दे या ना दे। तो इसलिए क्या, अब दोबारा इनको ग्रेजुएटी एक्ट नहीं पढ़ा पा सकते, तो आपको तो वो सर्किल में रोटेट होकर जब आएगा दोबारा से नंबर, तब पढ़ाएंगे। तो मंडे तक का आप वेट कीजिएगा थोड़ा सा। मंडे से पहले अगर ये टॉपिक खत्म हो गया तो मैं लॉ की क्लास ऑफ कर दूंगा बीच में। वैसे तो होगा नहीं, 3-4 दिन ही बचे हमारे पास में, हो सकता है 1 आध दिन बाद शायद मेरे को और छुट्टी लेनी पड़ जाए, ऐसे हालात दिख रहे हैं, ठीक है। तो 3-4 दिन लगेंगे, तब से पढ़ेंगे। तब तक आप बैठे आराम से, अगर आपको आना है तो आप आइए, आने में कोई तकलीफ नहीं है, बैठे। पर ये बैठ के अपना जजमेंट मत बनाना, मेरे तो लॉ आई नहीं रही, लॉ क्या होती है, लॉ कैसे पढ़ते हैं, ग्रेजुएटी क्या होती है, पागल से मत हो जाना, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे 2-3 क्लास लेते हैं, अब उनके समझ में आ नहीं रहा, आएगा कैसे, बीच में बैठे तो वो थोड़े से मतलब ऐसा हो जाता है अजीब सा कि यार पता नहीं मेरे लॉ आएगी नहीं आएगी, ये आदमी पढ़ा पाएगा नहीं पढ़ा पाएगा, इस आदमी से पढ़ूं नहीं पढ़ूं, सोच लो एक बार और, डीसीसी ज्वाइन करूं नहीं करूं, ये बहुत सारे ख्याल आएंगे। इसलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूं, जो भी डिसीजन लेना है मंडे के बाद में लेना, नए बच्चे जो है उनके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग ग्रेजुएटी पढ़ रहे थे, आप में से जिन लोगों ने कल तक ग्रेजुएटी की क्लास ली वो लोग रिवाइज, अभी मैं आज रिवीजन नहीं मारूंगा क्योंकि हमने 2 दिन पहले ही दोबारा पूरा रिवीजन किया था। हर क्लास में पीछे से बैक से रिवीजन लेना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, है ना। 1 आध दिन का लेक्चर होता है तो रिवीजन कर भी लें, अब 4-5-6 दिन की क्लास हो चुकी है तो पूरा रिवीजन पॉसिबल नहीं है। मैंने कल ही रिवीजन किया था, आप कल आ सकते थे, आए नहीं आप लोग, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी तुम लोग, मैंने तो शुरू में ही कहा था जब तुम फाउंडेशन में थे कि सीएमए में कोई फेल नहीं होता है, कहा था तुमको, तो मैंने आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिजल्ट। पता नहीं आप लोग डाउटफुल क्यों थे। तो जिस दिन तुमने फाउंडेशन का एग्जाम दिया था उसके तुरंत बाद जो बैच चालू हुआ था उसमें आ जाना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। हम लोगों ने लास्ट यहां तक डिस्कशन किया था। इस पूरी कैलकुलेशन में किसी को अगर कोई तकलीफ है तो पहले वो बता दें। अगर इस कैलकुलेशन में किसी को तकलीफ हो पूरी तो कोई बता दे, कोई डाउट हो, कुछ सवाल पूछना हो। वैसे तो जनरली तुम लोग क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, ये तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा फीचर है। इस पूरी कैलकुलेशन में खास तौर पे इस वाले में, ये वाले में, इसको लेकर कोई और हो कि बोले सर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वैसा हो जाए तो क्या होगा, घर जाके रिवीजन मारा था क्या? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। ये आगे वाले बच्चों ने मारा था कि रिवीजन करा था? कैसे कॉपी खोली फिर बंद कर दी? अच्छा पढ़ा था, लास्ट तक बताएं। दीदी ये समझ में नहीं आ रहा, किया था, पढ़ा था इसको एक बार अच्छे से? चलो बताओ कितने दिन तक हमें कंटिन्यू सर्विस में माना जाएगा, कितने दिन वर्क करने के बाद कंटिन्यू सर्विस में काउंट करेंगे? है अच्छा, ओके, और हम्म, उसमें किसमें? नहीं, कौन से वाले केस में? 95 190 कौन से केस में? अरे यार तुमसे नहीं, नाम बताओ बेटा आपका। मानवी, मानवी आप ही को बताना है खाली बेटा। पीछे पेज अगर किसी ने पलटाना तो इंटर में एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा, ध्यान रखना। ये तुम चालाकी मत दिखाओ, अरे झूठे।
हाँ। हाँ बेटा, क्या हो गया? डरो मत। डरने का नहीं, मेरी शक्ल ही खराब है खाली। डरो मत। ये कह रही डर भी कौन रहा है तेरे से साले, तो जबरदस्ती होशियार बन रहा है, तेरी शक्ल है भी नहीं डरने लायक। अच्छा लगता है। पढ़ के, अरे बेटा देखो ये इंटर है, फाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे फाउंडेशन की तरह नहीं कि आपने थोड़ा सा 7 दिन में एक बार रिवीजन मार लिया, 15 दिन में मार लिया। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये मुझे बोलना तो नीचे डिमोटिवेट करने जैसा हो जाएगा, लेकिन ये जो एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं ना, या जब रैंक आ जाती है तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम लोग तो, आप तो अभी इंटरेस्ट में आए हो, हम लोग फाइनल तक बच्चों को पढ़ाते हैं। इंटर में मेरिट आई, बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, उसको लगा बोले मैं ही हूँ। क्या है, व्हाट इज सीएमए है क्या? अरे अपने से ऊपर है क्या कोई? यूं 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 निकाल दिया आईसीआई ने बाहर, फाइनल में बाहर। हमने देखा है बच्चों को, मेरिट वाले बच्चों को फेल होते हुए। अब मानो, और मैं अभी, अगर आप सैंपल देखना चाहते हो, सैंपल मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। हाँ हाँ, सीएमए फाइनल के अंदर 2 बच्ची हैं, दोनों कजन है, नाम तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। और दोनों ही मेरिट में आई हुई है इंटर में, ठीक है। एक बच्ची है उसके अंदर से, शी इज सो ब्रिलियंट, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मतलब एफिशिएंसी किसे कहते हैं, सिंसियरिटी किसे कहते हैं, वो आप उससे सीखो। क्लास में नहीं आती रेगुलरली, नहीं नहीं, लेकिन वो उससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी दिन उसकी कॉपी उठाकर देख लो, किसी भी दिन आपको पेंडेंसी नजर नहीं आएगी, whether she is in class or not, whether she has taken the online class or not, she is always updated। रात को 2 बजे 3 बजे चाहे सुबह 6 बजे क्लास है, लेकिन क्लास तो आज की आज ही देखेगी वो। और कॉपी आप अपडेटेड पूछ लो, और आप पुराना कोई प्रोविजन पूछ लो, एंड शी इज लाइक नॉट ऐसे कि दिन में 2 बार रिवीजन कर रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो भी आप ही की तरह पढ़ रही है नॉर्मली, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। उनकी तो आर्टिकल शिप और चल रही है, सुबह 10 से लेके 6 बजे तक ऑफिस जाना पड़ता है। चलो सेटिंग वेटिंग कर करा के 10 की 6 की जगह 10 से 4, 12 से 4 चले जाते होंगे, फिर भी 4 घंटे जा रहे हैं ना। आधा 1 घंटा जाना, आधा 1 घंटा आना। अब आते ही तो आप पढ़ने नहीं बैठ सकते ना, जाते ही तो आप पढ़ने नहीं बैठने वाले, तो 5-6 घंटे का टाइम लगता है ना। बट स्टिल 4 सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, शी इज स्टिल सो सिंसियर। आप किसी भी समय कॉपी देख लो, आप कोई सा भी प्रोविजन पूछ लो, और वो कोई रटती नहीं है, बस वो क्लास में बिल्कुल एकदम जो है ना अटेंटिवली पढ़ती है, बस वो उतना ही करती है और कुछ नहीं करती। ये हमारी गलत फहमी कि हम दिन में 6 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे तो ही हम लोग मेरिट में आ पाएंगे, तो ही हमें याद होगा। हमारा माइंड कितना शार्प होता है, अगर आप इंटर में आए हो तो इसका मतलब आप शार्प हो, ब्रिलियंट हो, ये मानो आप। अगर आप फाउंडेशन से इंटर में आ गए तो आप इंटेलिजेंट हो, तभी आप यहाँ आए हो। लेकिन आपको अटेंटिवली तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो इतना ही कर लो, और कोई ऐसा लंबा चौड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन नहीं करना होता। और एक दूसरा है, एक और बच्चा है, वो भी फर्स्ट टाइम क्लियर है। मैंने उसको क्लास में देखा ही, मतलब 2 महीने क्लास हुई होगी तो मैंने कोई 10 दिन क्लास में देखा होगा। 15-15 दिन का बैकअप हो जाता है, मेरे समझ में नहीं आता बैकअप कैसे हो जाता है। 4 घंटे की तो रोज क्लास है, सिर्फ 4 घंटे। आप 4 घंटे क्लास देखोगे, लाइव लोगे या फेस टू फेस लोगे या रिकॉर्डेड लोगे, दोनों में केस में 4 घंटे ही लगेंगे ना। वो 4 घंटे की क्लास का भी 15 दिन का बैकअप है, बोले 15 दिन से क्लास नहीं ली। कारण कारण नहीं पता भाई, क्या हो गया तेरे, तू क्या बीमार पड़ गया, घर में शादी थी, कोई पैदा हो गया, कोई मर गया, क्या हुआ ऐसा जो 15 दिन का बैकअप? अब आप इसे सिंसियरिटी बोलते हो क्या? ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने इंटर एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया ना, फाइनल तो मैं यूं निकाल दूंगा भाई साहब। एक जो बच्चा एक अटेम्प्ट में क्लियर होता है ना, ये बहुत गंदी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, उससे एक्सपेक्टेशन बहुत जबरदस्त होती है। जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए, मैं 2008 में सीए बना, तब से लेके मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही, हमेशा अच्छी अच्छी कंपनी में नौकरी मिली, हमेशा अच्छी अच्छी नौकरी मिली। तो मैं हमेशा से बॉस वाली उसमें रहा, ये मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो मैंने इंटरव्यू बहुत लिए सीएस के, मालूम है इंटरव्यूअर का व्यू क्या होता है? ये फाउंडेशन में फेल हो गए, डोंट माइंड, ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ये मैं इससे उम्मीद नहीं करूंगा कि इंटर में इसकी मेरिट आई होगी, तो मैं इसको उसी लेवल पे जज कर रहा हूं कि शी इज एन एवरेज स्टूडेंट। अगर ये इंटर में एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गई, इट इज एन इंप्रूवमेंट, और फाइनल में मेरिट आ गई, इट इज एन इंप्रूवमेंट, करेक्ट। इसने इंटर में मेरिट ले ली, या ये फाउंडेशन में एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गई, इंटर में मेरिट आ गई 36वीं, फाइनल में एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गई लेकिन मेरिट नहीं आई। ये एक अटेम्प्ट में क्लियर होना भी अपने आप में अचीवमेंट ही है ना, कितना बड़ा अचीवमेंट है यार, फाइनल का अपने में। लेकिन मेरी नजर में ये, इसने इंप्रूव नहीं करा, ये डी ग्रेड हो गई। ये फाइनल में इससे भी कम नंबर लेकर आई, लेकिन मेरे को फिर भी इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि शी मेड इंप्रूवमेंट, समझे आप?
और ये मैं इससे अच्छे नंबर लेकर आई है फाइनल में, तो भी मेरे लिए डाउनग्रेड है, क्योंकि इससे मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी ना कि जब फाइनल में इंटर में मेरिट है तो फाइनल में मेरिट तो आनी चाहिए थी। अब बताओ ये इससे ज्यादा नंबर लाने के बावजूद भी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुई। तो जिस बच्चे की इंटर में एक अटेम्प्ट में फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, या फाउंडेशन में मेरिट आ जाती है, या इंटर में मेरिट, उससे ना एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, समझे आप। तो आपको और ज्यादा फट करने पड़ते हैं। अगर विराट कोहली 2 मैच के अंदर सेंचुरी बना दे और तीसरे में ना बनाए ना, तो भाई साहब 1 मिनट लगता है लोगों को जज करने में। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको समझाने की जरूरत नहीं है बात। सचिन तेंदुलकर ने 1997 से लेकर 1999 तक 3 साल में कभी भी सेंचुरी से कम नहीं बनाई, या हाफ सेंचुरी तो मिनिमम था। मतलब सचिन तेंदुलकर मींस हाफ सेंचुरी। 1999 के अंदर कैप्टन बना दिया, 0 पर आउट हो गया, 3 बार लोगों ने बोला इसको रिटायर कर दो। मतलब उसने 3 साल परफॉर्मेंस अच्छा दिया, वो किसी को नजर नहीं आया 3 मैच के अंदर वो, जबकि उसने शुरू से कहा था मुझे कैप्टन मत बनाओ, माने नहीं, बना दिया कैप्टन। अजरुद्दीन चला गया था उस समय, नहीं माने। लेकिन लोग नहीं देखते आपका पुराना परफॉर्मेंस, सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल, समझे आप। इसलिए अगर आप एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गए ना, तो देखो घर में जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, वो अगर कई एग्जाम में सक्सेसफुल ना हो ना, तो सारे रिश्तेदार बनाते हैं बातें। जो फेलियर है शुरू से ही, बोले साला ये था ही इसी लाइक, ही इज लाइक एंजॉयिंग हिज लाइफ फ्री, नो एक्सपेक्टेशंस, नो फोर्स, नो नथिंग। इंटेलिजेंट बच्चा वो दिन हमेशा दबाव में रहता है, ठीक है। तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपना पेस। इसलिए अगर एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गए हो, ये मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अभी अभी क्लियर हुए हो, तो अभी आप हवा में उड़ रहे होंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने कितना बड़ा अचीवमेंट ले लिया, मैंने, ये अच्छी बात है, अनडाउटेडली इट इज अप्रिशिएबल, but at the same time you have to make sure that you are maintaining the same consistency in the inter, and for that purpose you don't need to do a lot of the things. सिंपल बस एक छोटा सा काम करना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, घबराओ मत। सिर्फ रेगुलर, पंक्चुअल एंड सिंसियर। हम जब फाउंडेशन में थे, सीए फाउंडेशन में, तुम्हारे एक सर थे राम मनोहर लोहिया सर, वो हमेशा ये बात कहा करते थे, 3 बातें जिस व्यक्ति की जिंदगी में आ गई ना, उसे भाई साहब कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। रेगुलरिटी, सिंसियरिटी एंड पंक्चुअलिटी। रेगुलरिटी का मतलब ये नहीं कि रोज क्लास में आओ, नहीं, आना है। कभी कभार छुट्टी कर सकते हैं, होता है, कभी आप बीमार पड़ गए, तबियत खराब हो गई, घर में कोई और फंक्शन है, कुछ भी है, इस उसमें छुट्टी करने को ये नहीं बोलते कि आप ऐसे अड़ गए, नहीं बोले साहब कोई मर गया तो साले इसको फूकेंगे बाद में, पहले मैं 12 से 2 बजे तक क्लास लेकर आऊंगा अपनी, है मतलब कोई हो गया, दादा वादा दादी वादी निकल ली, बोले इसको होल्ड पे डालो साले को, इसको बाद में फूकेंगे, इसको जलाएंगे बाद में, पहले अपन क्या करेंगे क्लास, ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं, पर बिना किसी रीजन की। और क्लास में बड़ा अटेंटिवली, घर जाके बस एक बार नजर मार लेना कि सर ये पढ़ाया था, ठीक है हो गया। आप खुद ही चेंज आपको खुद ही नजर आएगा, ठीक है ना। मेरे आने से पहले क्लास में तुम 10 मिनट पहले आ गए होंगे, या 15 मिनट पहले, आगे पीछे 5, उतनी देर में रिवीजन मार लेते खाली, बजाय बातें करने के अगल बगल में नजर मार लो। ये अगल बगल वाले एग्जाम में साथ नहीं बैठते, समझ गए ना, तो ध्यान में रखिएगा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। हाँ बेटा, तो आपने बताया नहीं 190 दिन और 240 दिन कौन से में, नहीं नहीं आपको तो आता है, आपने हाथ खड़ा करा तो मतलब आपको आता है। अरे वो तो पता है बेटा, 190 दिन और 95 कौन से वाले केस में लेते हैं, 240 और 120 दिन कौन से केस में लेते हैं, ये पूछ रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा था, ये तो उसमें कुछ था भी नहीं, माता बच्ची, बहुत सिंपल सा था, ये तो याद करने वाली कोई चीज ही नहीं थी इसके अंदर। हाँ बेटा, कल था, झूठे, हट, झूठ बोलता है, कल था तू, नीचे तो खड़ा था, अरे ताप रहा था वहां खड़े होके, मैंने देखा था, ये बगल 10 बजे बगल वाले ऑफिस के बाहर खड़ा था तू, अरे यहीं पे सारी लड़कियां गाड़ी लगाती, तो यहीं खड़ा था। तेरे को क्या लगता है मेरे को पता नहीं चलता, ऐ सर मान ही जाते पागल ही क्या। अच्छा, तो फिर तूने घर जाके क्लास देखी, आज पहली क्लास है क्या तेरी, तो फिर है, अरे यार तेरी जिंदगी का बैकअप खराब हो जाएगा साले। हाँ बेटा तू बता, ऐसे मत करा करो बेटा, थोड़ा एक्टिव रहो। हाँ, नहीं पता, ये बहुत अच्छा बहाना है हमारे पास में। कल का नहीं आया तो बेटा कल की क्लास क्यों नहीं ली ऑनलाइन, बाहर था मतलब, अच्छा अंबानी के साथ मीटिंग होगी, तू और बिल गेट्स प्लान कर रहे होंगे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट का, कहाँ करना है, इंडिया में करना है या जयपुर में करना है, कहाँ गया था बता बाहर, ऐसा मतलब कहाँ, ऐसे पूछ रहा हूँ पर्सनल, कहीं अगर डेट वेट पे, कोई बात नहीं, तो वापस तो आ गया होगा रात को, कितने बजे, फिर 1 घंटे की क्लास देखने में क्या टाइम लगता है यार, और गए होंगे तो रास्ते में ट्रेन से, बस से, कार से गए होंगे ना, तो 2-3 घंटे का ट्रेवल होगा,
अरे झूठे, तो ये गोली तो बहुत अच्छी देते हो। हाँ बेटा, तू बता। एक में वेक में नहीं, ऐसे बता कौन से वाले में, एक में क्या, ये मेरा वाला ये मेरी वाली थोड़ी चल रहा है यहाँ। ऐसे लिख कर आएगा संडे की छुट्टी थी, ऐसे लिख कर आएगा। देख बगल से आवाज आई ना तेरे अभी, आई ना आवाज, अब तो बोल दे। अरे झूठे, मेरे को यहां तक सुनाई दे गया। बेटा तू बता। हाँ, होना चाहिए नहीं, जिसमें 6 डेज वर्किंग है हम थोड़ी हाँ ठीक है, जिसमें 6 डेज वर्किंग है उसमें क्या होगा। बेटा तो एक मिनट बस, जिसमें 6 डेज वर्किंग है, 240 डेज इन ईयर एंड 95। हाँ दूसरा, हाँ वेरी गुड, ग्राउंड से नीचे काम करते, बिलो द ग्राउंड। एंड 95। बेटा ऐसे याद करना होता है, ऐसे कैसे लिख कर आएंगे वरना हम बताओ है। चलो ये बताओ कौन कौन सी छुट्टियों को काउंट नहीं करते। देखो घबराओ मत, सोचोगे याद नहीं आएगा, बिल्कुल नॉर्मल एक लेमैन की तरह सोचो ना कि कौन कौन सी छुट्टियां एक आदमी को जरूरत पड़ती नौकरी के दौरान। घबराओ मत, डरो मत। एक आदमी नौकरी करता है, तो नौकरी करते समय हम कौन कौन सी छुट्टियां लेते हैं जो लेनी चाहिए या लेनी पड़ती हैं। आप क्या परेशान हो रहे हो, हम फांसी पे नहीं लटकाते। बाई चांस नहीं बताया तो कोई बात नहीं, संडे की छुट्टी लेते हो ना, लेते हो ना, तो एक तो ये हो गई, और ये थोड़ी घबरा रही है अभी, कोई बात नहीं। हाँ आप बताओ। अच्छा आपको तो कल नींद आ रही थी, कल तुम, अच्छा कुछ कुछ होता है बताओ, कुछ कुछ याद है वो बताओ। अच्छा अरे अभी तो बोला संडे की छुट्टी बेटा, ऐसे नहीं लिखते संडे की छुट्टी, क्या लिखते हैं इसको, ऑफिशियल हॉलीडेज। हाँ और तीन हो गए, ऑफिशियल हॉलीडेज, सिक लीव, एक्सीडेंट लीव, और ऐसे आपको रोज याद कराऊंगा मैं, समझ गए आप। तो ये सारे एक्ट तो आपके यहीं पे निपट जाएंगे, आपको घर जाके रिवीजन नहीं करना है, बस एक बार पढ़कर आना है जिससे कि आप जवाब दे पाओ, जवाब दे दोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है चलो बाकी आप बताओ। बेटा लीव में तो बताना है, दाल मखनी बनाने के लिए चाहिए दाल। हाँ ऐसे बोलो ना, तो आपने खाली लीव बोल दिया। हाँ और गिनना बेटा कितने हो गए, दोबारा गिनाओ एक बार, इन वाले का काउंट करके बताओ, पहला कौन सा था। हाँ 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 हाँ, फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय। हम्म अरे आइए आइए, अरे आप आई अंदर तो आ जाओ, आप 33 मिनट जल्दी, अरे भैया भी आए हैं, तुम लोग सिर्फ 33 मिनट जल्दी आ गए, 33 मिनट्स, सिर्फ 33 मिनट जल्दी आ गए, थोड़ा वेट कर लेते बेटा, 33 मिनट जल्दी आ गए तुम, देख रहे कितना टाइम हो रहा है। हाँ तो 33 मिनट जल्दी आ गए तुम 10 बजे वाली क्लास से, मेरी क्लास के लिए आए हो या 10 बजे वाली के लिए आए हो। बोले नहीं तेरी के लिए कौन आएगा, पागल है, लॉ भी कोई पढ़ने की चीज है क्या, हम सिर्फ टैक्स पढ़ते हैं, कॉस्टिंग पढ़ते हैं, एफएम पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। बोल ही नहीं रही, हाँ बेटा, और कैसा है तू, कल आया था, अरे यार परसों आया था क्या, अरे परसों संडे था, हमारे यहाँ तो मंडे था, आपके यहाँ संडे होगा पता नहीं, संडे को तो आने का सवाल ही नहीं, सैटरडे को आए थे क्या, तो आज पहली क्लास है क्या। तो जो 2 दिन की क्लास ली थी उसमें क्या पढ़ा था, कुछ याद है, अच्छा लॉ में छुट्टी पे थे, टोटली छुट्टी पे थे, फिर ठीक है, ग्रेचुटी पढ़ा था, बहुत बढ़िया, व्हाट इज अ ग्रेचुटी, would you like to please explain this, there are some new students want to know about this, what is a gratuity, she is asking this question, सर मैं भैया से सुनना चाहती हूँ ग्रेचुटी होता क्या है, सिर्फ आपके इंतजार में बैठी थी देर से,
मैं तो बोल रहा था मैं बता देता हूँ, बोली नहीं भैया बताएंगे। हाँ बताइए। बहुत बढ़िया। दीदी सुनिएगा जरा ध्यान से। वेरी गुड। तो क्यों देती है कंपनी, ऐसा क्यों करती है? अरे यार, याद करना ही नहीं था, ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है। अरे हंस रहे हो, सच कह रहा हूं। ये थोड़ी सवाल पूछता है ग्रेचुइटी क्यों देते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। या तो वो करना होता है जो एग्जाम में आता है, ये तो वैसे ही बताया था। आपने स्वामी भक्ति दिखाई ना, 5 साल 10 साल नौकरी करी, तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको एक पैसा मिलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इतना याद है, बहुत अच्छी बात है। चलो तो कोई और लीव बाकी बच्ची की दीदी बताओ। नहीं नहीं, इनके अलावा जो बच्ची है वो बताओ। बेटा इनके अलावा बताना है। कोई नहीं बच्चा, एक बच्चा याद करो आप। है, वो तो बोल दिया ना दीदी ने, वो भी बोल दिया दीदी ने। ये सारे बोल के छोड़ेगी, मैं बोल रहा हूँ वो नहीं बता रहे, लेकिन सारे बोल दी। बच्चे भी चालाक होते हैं। सर बोले 1 2 3 4 5, मैंने कहा इसके आगे सुनाओ। सर 2 बोल दिया क्या? हाँ बोल दिया। 4 बोल दिया? हाँ बोल दिया। बोले सर 5 तो मैंने भी बोले। इसके अलावा था मैटरनिटी लीव, याद आया? हमने कहा था ना मैटरनिटी लीव को काउंट मत करना। चलो खैर, तो बेटा हम लोगों ने ग्रेचुइटी में 5 साल वाला प्रोविजन पूरा पढ़ लिया। अब नोट्स में आते हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें नोट्स में से भी पढ़नी है। पहले मैं आपको बताता हूं हमने पढ़ क्या क्या लिया। यहां पे हमने कुछ मैंने आपको उसका मीनिंग पढ़ा दिया था कि वेजेस में क्या क्या शामिल होगा। अरे बोलो ना भाई, पता ही नहीं है बोले। ये भी सही है बेटा, तुम लोगों के संग तो वो नहीं है ना, बोले क्लास के अंदर बिल्कुल भी मजाक नहीं करोगे बीच में। कल एक दीदी नाराज हो गई, बोले सर आप ऐसे बीच में बात करते हो, पढ़ाते तो हो ही नहीं। इसी बात पे नाराज हो गई दीदी भयंकर वाली। आपके साथ तो ऐसा नहीं है। बोले सर पूरे 50 मिनट सिर्फ अगर एक शब्द बोल दिया ना ग्रेचुइटी के अलावा, तो ध्यान रखियो कतलेआम मच जाएगा यहाँ। तुम्हारा तो ऐसा नहीं है, पक्का ना? हो तो बता दो, ऐसा कोई सेंसिटिव पर्सन हो तो। हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। उसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये बता रहे हैं खाली। ठीक है, ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती यार, इसी में घुसे रहेंगे तो कैसे पढ़ाई होगी? तुम वैसे ही सुबह 8 बजे आते हो, 9 बजे, 1 बजे तक तुम्हारे दिमाग का दही हो जाएगा। अभी तो तुम नए नए जोश में हो, बड़ा मजा आ रहा है, बोले सी इंटर में आ गए, सीएम इंटर में आ गए। 5 दिन बाद ना तुम बावड़ हो जाओगे। हाँ वहाँ हो सकता है बैग में पत्थर उत्तर लेकर आओ। बोले अब पढ़ाएगा क्या? बोले हाँ ले धाड़, मेरे मत मार देना। नहीं तो ध्यान रखना इंटर में फेल हो जाओगे 3 अटेम्प्ट तक। मेरे सब्जेक्ट के लिए अगर किसी ने भी गलत सोचा या किसी ने भी पढ़ाई नहीं करी, तो भाई साहब किसी भी सब्जेक्ट में क्लियर नहीं होने दूंगा, श्राप दे दूंगा 3 अटेम्प्ट तक फेल का। चलो आओ, तो ये वाला पॉइंट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताओ? नोट नंबर 2 जो लिखा हुआ है बताओ, ये पढ़ा था क्या? अमाउंट ऑफ वेजेस शैल नॉट इंक्लूड ओवर टाइम, ये पढ़ा दिया था हमने। ये वाला पढ़ लिया था हमने, ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन वेजेस सैलरी। कोई 5 साल वाला हो ही गया। और ये कोठारी इंडस्ट्रीज का एक केस लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। सीजनल एम्प्लॉयमेंट वाला पढ़ाया था क्या मैंने? सीजनल एम्प्लॉयमेंट वाला देखो, यदि एक बार पीछे से रिकॉल कराता हूं जिससे कि इसको लिंक कर पाए। हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि आपको कंटिन्यूस सर्विस कब मानना है, क्योंकि हमारा ग्रेचुइटी के लिए जो सबसे बेसिक कंडीशन है वो ये है कि कम से कम 5 ऐसे साल होने जरूरी है जिसमें आपने कंटिन्यूस सर्विस दी हो। 5 कौन से साल होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 साल होने जरूरी है। अच्छा, आगे जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब ध्यान रखना, एक गलती होगी वहां पे, इसलिए जो अभी पढ़ा रहा हूं उसको दिमाग में रखना अच्छे से। अब अगर कोई सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, आपने 90 दिन, 190 दिन, 240 पढ़ लिया, कहीं पर अगर आप सप्ताह में 6 दिन काम करते हो तो 240 दिन आना जरूरी है। और सप्ताह में 5 दिन काम करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो वहां पर कम से कम 190 दिन आना जरूरी है। आप लोग जो पहली बार बैठे वो भी ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। अब लेकिन जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है वो तो पता ही नहीं होता साल में कितने दिन काम करेगा, क्योंकि सीजन के हिसाब से काम करता है। और सीजन का जो पीरियड है वो हर सीजन में सेम नहीं रहता। यानी पिछले साल अगर आपने 45 दिन पटाखे बनाए पूरे साल भर में, तो जरूरी नहीं है कि इस साल भी आप 45 दिन ही बनाओगे। हो सकता है आप 50 दिन बनाओ, हो सकता है आप 40 ही बनाओ, वो तो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है ना यार। तो अब मान लो जैसे हमने ऊपर 240 दिन या 190 दिन ऐसी कंडीशन लगा दी, बेचारा मर जाएगा एम्प्लॉय तो सीजनल वाला। आपने कह दिया बोले पूरे साल में कम से कम आपको 100 दिन काम करना जरूरी है।
आपने तो बोल दिया सीजनल में 100 दिन, उदाहरण के तौर पे बोल रहे, अब उस बेचारे को 100 दिन काम ही नहीं मिला क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में 100 दिन काम ही नहीं हुआ। बताओ ना, 2020 में 21 में सरकार ने पटाखे चलाने पर बैन लगा दिया था ना कोविड के चक्कर में, तो पटाखे नहीं बने, पूरे साल भर ही नहीं बने, साला जो बने हुए रखे थे वही नहीं बिके। अब आपने अगर ये बोल दिया होता कि कम से कम 100 दिन काम करना है उदाहरण के तौर पे, तो बेचारा वो तो मर जाता है यार। 2020 और 21 उसके तो 2 साल काउंट ही नहीं होते, राइट। अब मान लो उस ऑर्गेनाइजेशन में उसने 6 साल नौकरी करी और वो तो 6 के 6 सालों में काम करने को तैयार था, 2 साल काम ही नहीं हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, इस वजह से वो 100 दिन काम नहीं कर पाया और आपने 4 साल ही काउंट करे, उसकी तो ग्रेचुटी चली गई ना बेचारे की यार, राइट। या मान लो उस साल ऑर्गेनाइजेशन में 90 दिन ही काम हुआ, डिमांड नहीं थी, कम प्रोडक्शन था, तो नहीं हो पाया। तो ऐसे केस में हमने कहा कि सीजनल वाले में ये ऐसे नंबर ऑफ डेज का हम कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं बता सकते, कोई फिक्स पीरियड नहीं बता सकते। तो फिर हमने क्या बोला, उस ऑर्गेनाइजेशन ने, ध्यान से सुनिएगा जरा, जिस साल में जितने दिन काम करा है उस ऑर्गेनाइजेशन ने, आपने नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन ने जिस साल में जितने दिन काम करा है, अगर आप उसके 75% डेज में भी आ गए तो हम ये मान लेंगे कि आप कंटिन्यूस सर्विस में हो। उदाहरण के तौर पे आपने 2017 में नौकरी ज्वाइन करी, वो फॉर्मूला यहां पे भी रहेगा, 6 महीने से अगर कम काम करा है तो उस साल को काउंट मत करना, ये तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, तो इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो मान लीजिए आपने मार्च 2017 में किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा, उस ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में 120 दिन काम करा, तो 120 का 75% 90 दिन, वहां अगर आपने 90 दिन भी काम करा है ना तो ये माना जाएगा कि उस साल में आप कंटिन्यू। अच्छा, सीजनल वाले में एक बात का ध्यान रखो, बड़ा कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है। सीजनल वाले में ना बेटा सैटरडे संडे होली दिवाली नहीं होता, समझे आप, उनको सीजनल काम मिलता है, उसमें भी आप ज्ञान पेलोगे, मुझे तो संडे की छुट्टी चाहिए, मुझे तो फिर भाई काम ही क्यों कर रहा है, पूरे साल में तुम महीने 2 महीने 4 महीने तो काम मिलता है तुमको, उस समय भी आप सैटरडे संडे करोगे क्या। तो सीजनल वाले में ना ये सब दिमाग नहीं लगाया जाता कि सैटरडे को ऑफ, इसलिए हमने ऊपर वाले में नहीं बोला कि 6 दिन काम करते हैं, वो तो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो साल भर काम करते हैं, वहां पर हम लोग ये दिमाग लगाते हैं कि सैटरडे का ऑफ होगा या सैटरडे संडे ऑफ होगा। यहां तो सीजन का पीरियड का टाइम है, उस सीजन में काम नहीं करा तो बेकार, तो सीजन वाले में सैटरडे संडे का लफड़ा नहीं, वहां पे हमने, लेकिन बीमार तो आदमी पड़ सकता है ना यार, सैटरडे संडे नहीं होगा, बीमार तो पड़ ही सकता है, एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। तो हमने बोला ना 75% यानी 25% का हम आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं ना, कि इतनी छुट्टी तो आदमी करेगा ही ना यार, एक आध दिन बीमार भी पड़ सकता है या कोई और काम भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यार शादी है, तुम्हारा सीजन है तो सामने वाला क्यों शादी नहीं करेगा क्या, ऐसा तो नहीं होता ना, बोले हमारा सीजन चल रहा है शादी मत करो, वो तो करेगा ही शादी यार, तो मुझे छुट्टी लेके जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा ना। बीमारी तो ये सोच के नहीं आती ना इसका भी सीजन चल रहा है, बीमारी इसको भी बीमार ना करे, वो तो कभी भी आ सकती है। तो हमने उसके बदले में 25% का रिलैक्सेशन दे दिया, ये आपके सीजन, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जिस भी साल में जितने दिन काम करा है उसके 75% डे अगर आप आए हो तो आप कंटिन्यू सर्विस में। अब आप 2017 में ज्वाइन किए, 2017 में उदाहरण के तौर पे 2017 में ऑर्गेनाइजेशन ने कितने दिन काम करा, मान लीजिए 2017 में ऑर्गेनाइजेशन ने काम करा 120 दिन, ये मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के डेज बता रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन वर्कड फॉर, ठीक है। 2018 में आपने ऑर्गेनाइजेशन ने काम करा 135 दिन, 2019 में काम करा 150 दिन, 2020 में कोविड आ गया, सिर्फ 40 दिन ही काम करा, 2021 में कोविड चल रहा था, 95 दिन ही काम हो पाया, 2022 में अच्छा सीजन आ गया, 135 दिन काम हुआ, 2023 भी अच्छा गया, 180 दिन काम हुआ, और 2024 मार्च में आपने छोड़ दिया, लेफ्ट, ठीक है। तो 2024 को तो काउंट करने का सवाल ही नहीं उठता। 2017 में आपने सितंबर 17 को ज्वाइन करा, तो 2017 भी काउंट नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 5 ऐसे साल चाहिए जब आपने कंटिन्यू सर्विस दी हो। आ गई बात समझ में। पहले अगर यहां पे सितंबर की जगह मार्च होता तो हम काउंट करते, फिर हम 2017 को भी काउंट करते, तो फिर हमें 7 में से 5 साल चाहिए थे। ये बात समझ में आ गई क्या।
अच्छे से। मैं एक बार के लिए, तो अब मेरे को दोनों में से एक ही लेना पड़ेगा ना एक बार के लिए, तो मैं एक बार के लिए इसको क्या कर देता हूं, मार्च 2017 लिख देता हूं। ठीक है, मार्च 2017 में आपने ज्वाइन करा, तो इसका मतलब ये काउंट करेंगे। नाउ एम्प्लॉय वर्कड 95 डेज, यहां पर आपने काम करा 105 दिन, यहां पर आपने काम करा 135 दिन, 132 कर लो, थोड़ा राउंड फिगर से हटाते हैं इसको, 132 दिन। यहां आपने काम करा 22 दिन, यहां आपने काम करा 80 दिन, यहां काम करा 118 दिन, यहां आपने काम करा 150 दिन। यहां का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। अब आप निकालो, आपको कैलकुलेशन करना है तो पहले निकालो, इसको हम लोग ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको करते हैं सी। सी में क्या लेना है, ए का 75%। हाथ में कैलकुलेटर रखेंगे, एक जना, पूरी बारात को नहीं निकालना है, सबके कैलकुलेटर पे एक ही आंसर आएगा। ठीक है, बताओ 120 का ये तो 90 दिन आएगा, है ना। 135 का निकालो, 101 दिन, राउंड फिगर करके बता देना, 0.5 से ऊपर होती। 150, इसमें कितना आएगा, 137, नहीं 112। ये तो 30 आ जाएगा, इतनी तो आती है मैथमेटिक्स मेरे को। इसमें भी 105 दिन आएगा। 71 पॉइंट, तो 71 डेज ही कर दो, 135। अब आप देख लो आपने किस किस में ज्यादा काम करा, इस वाले में करा, इस वाले में करा, इसमें भी करा, इसमें नहीं करा, इसमें भी करा, सब में ही कराया आपने। अरे मजे हो गए, 1 2 3 4 5 6 साल में काम करा, मैं तो 5 ही चाहिए थे, तो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल है। आगे बात सुन में, अगर मान लो इसने किसी साल में, मान लीजिए यहां पर इसने 80 दिन काम करा होता, तो ईयर काउंट नहीं होता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर इस साल में इसने 95 डेज काम करा होता तो फिर दिक्कत हो जाती, फिर ग्रेचुटी नहीं मिलती। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट द ग्रेचुटी। इसको तो मैं भी नहीं लिख रहा हूं, इसको हम 90 दिन कर रहे हैं वापस। कितना था, 90 दिन ही था ना। आगे बात समझ में, कोई सवाल पूछना तो पूछो, कोई डाउट किसी भी तरह का, कोई भी, और कुछ भी नहीं है वो, इसमें सब काउंट होगा, सारे दिन विन सब काउंट होंगे, लीव वीव का कोई लफड़ा नहीं हो, 25% का हमने आपको रिलैक्सेशन दे दिया, वो काउंट होगा। आई बात समझ में, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को अच्छे से एक बार देख लेंगे आप, इस एग्जाम्पल को फटाफट से देखेंगे जल्दी से। चले आगे, हो गया। चलिए, तो सीजनल वाले में हमें कोई छुट्टी वुट्टी का ध्यान नहीं रखना है, किसी भी तरह की, कोई भी किसी तरह का हमें कोई काउंट नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर आए, व्हेन ग्रेचुटी स्टेबल, दो मैं ये पहले पढ़ा चुका हूं, ग्रेचुटी कब दी जाती है, राइट। हमें दोबारा नहीं पढ़ना है, बस मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि मुझे केस लॉ पढ़ाना है। ठीक है, हमने एक चीज पढ़ा था कि कम से कम 5 साल हो, ये तो अभी भी हमने देखा। ग्रेचुटी पेबल कब होती है, या तो रिटायरमेंट हो या सुपर एन्युएशन। जो बच्चे नए हैं वो ध्यान से सुने, जिसको अब तक आप रिटायरमेंट समझते रहे उसे रिटायरमेंट नहीं बोला जाता, उसे सुपर एन्युएशन बोला जाता है। ये वही गलती है बचपन से जो हर कोई करता हुआ आ रहा है, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अब आप, चूंकि आप तो समझदार हो गए ना, आप तो लॉ के बंदे हो, तो आपको सही पढ़ना है। यहाँ पे रिटायरमेंट का मतलब, जो आपके पापा या मम्मी रिटायर होते हैं 58 साल की एज में, 55 साल, उसको रिटायरमेंट नहीं बोला जाता, उसको सुपर एन्युएशन बोला जाता है। सुपर एन्युएशन का मतलब किसी पर्टिकुलर एज को अचीव करने के बाद जब आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब बाहर कर दिया जाएगा, आप खुद ही बाहर हो जाओगे, उसको सुपर एन्युएशन बोलते हैं। सो सिंपल शब्दों में समझें तो, जिससे अब तक आप रिटायरमेंट समझते रहे उसको आज से आप, अच्छा ये बात आपके पापा या मम्मी अगर गवर्नमेंट जॉब में होंगे उनको पता होगा, लेकिन वो क्या, कॉमन पार्लेंस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सामान्य बोलचाल की भाषा, उसको लॉ में कॉमन पार्लेंस बोला जाता है। तो कॉमन पार्लेंस में वो मुंह पर बोलने में क्या आ जाता है, रिटायरमेंट।
जबकि उन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट के भी अपने खुद के लॉज होते हैं, खुद के प्रोविजंस होते हैं, जिसके तहत उनके, जिसको हम लोग सर्विस रूल्स बोलते हैं। अगर आप अपने पापा मम्मी से पूछेंगे गवर्नमेंट जॉब में, सो दे हैव देयर सर्विस रूल्स। तो सर्विस रूल्स में सुपर एन्यूशन वर्ड ही लिखा होता है, रिटायरमेंट नहीं लिखा होता, बोलने में आ जाता है। हमारे लिए यहाँ रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, इसके अलावा अगर किसी और वजह से आपको नौकरी से निकाला, रेजिग्नेशन, रिमूवल, उसको बोला जाता है रिटायरमेंट। यू गॉट द डिफरेंस। तो एज आने के बाद यदि आप नौकरी से हटे, इट्स कॉल्ड एज सुपर एन्यूएशन। यदि आपने नौकरी छोड़ी या आपने, नहीं इधर, तो अगर आपने नौकरी छोड़ी या आपको नौकरी से निकाला गया, राइट, छोड़ना या निकालना ये ड्यू डेट से पहले होता है। यानी अगर आपकी एज का सुपर एन्यूएशन एज कितना है, आज के बाद आप मेरे से रिटायरमेंट नहीं बोलेंगे, ध्यान रखें। आपको जब भी वो 60 साल वाला बोलना हो, सुपर एन्यूएशन बोलना है ना। हम ही अगर गलत बोलेंगे तो फिर हम आगे कैसे कन्विंस करेंगे। तो अगर आपकी सुपर एन्यूएशन की एज है 60 साल, 60 साल में हटे तो सुपर एन्यूएशन। 60 साल से पहले कभी भी अगर आप नौकरी छोड़ते हो, उसके दो ही कारण होते हैं, या तो रेजिग्नेशन या तो रिमूवल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट। ग्रेचुटी रिटायरमेंट पे भी मिलेगी, सुपर एन्यूएशन पे भी मिलेगी। यानी आप नौकरी से निकाले गए हो, आप नौकरी छोड़ के गए हो, बोले तो रिटायरमेंट हुआ है, ग्रेचुटी मिलेगी। 60 साल हो गए या जो भी सुपर एन्यूएशन की एज है, क्योंकि सुपर एन्यूएशन की एज हर जगह अलग अलग होती है, हमेशा 60 साल नहीं होती है। मिलिट्री में 40 साल होती है, एयरफोर्स में 35 साल होती है, सब जगह अलग अलग होती है। सुपर एन्यूएशन हुआ तो भी मिलेगी। तीसरा केस, डेथ हो गई किसी इंप्लॉय की, तो भी मिलेगी। और अगर किसी इंप्लॉय को परमानेंट डिसेबलमेंट आ गया, राइट, किन्हीं कारणों से वो काम करने लायक नहीं रहा, तो भी मिलेगी। लेकिन हमने क्या कहा, 5 साल कंटिन्यूस सर्विस जरूरी है। 5 साल से कम की अगर आपकी नौकरी है तो नहीं मिलेगी। लेकिन ये वाली कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, डेथ के केस में और डिसेबलमेंट के केस में नहीं लगा सकते। कॉमन सेंस ना यार, एक आदमी नौकरी कर रहा है, 3 साल बाद वो मर गया, तो बेचारे को ग्रेचुटी नहीं दोगे क्या आप यार? उसकी गलती है क्या, जानबूझ के मर गया क्या? नहीं ना। कोई डिसेबलमेंट आ गया वो तो कभी भी आ सकता है, लेकिन रिटायरमेंट यानी रेजिग्नेशन, रिमूवल, ये तो आप अपनी मर्जी से करते हो ना यार। अब आप 5 साल से पहले नौकरी छोड़ के जाओगे तो हम ग्रेचुटी नहीं देंगे आपको। या अगर हमने खुद ने भी आपको 5 साल से पहले निकाल दिया, अब कई लोगों ने इसके ऊपर कोर्ट में केस कर दिया, राइट। उन्होंने कहा साहब मैं अपनी मर्जी से नौकरी से थोड़ी जा रहा हूं, मुझे तो निकाला जा रहा है, तो मेरे को ग्रेचुटी क्यों नहीं दे रहे? क्या ना, फोकट में किसी को नहीं निकाला जाता, कोई रीजन होता है तभी निकालते ना। कंपनी के पास फंड्स नहीं है या आपकी सर्विसेज की अब जरूरत नहीं है, जो भी रीजन है। तो आप इस बात पे बहस नहीं करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। भले ही क्वेश्चन आपको कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे, क्योंकि क्वेश्चन का काम है आपको कंफ्यूज करना। उसमें लिखा ऐसा जाएगा, नौकरी से निकाल दिया। अब हमारा क्या, इमोशन एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। ये होता है, आपके साथ नहीं होता, हर बच्चे के साथ में होता है। क्वेश्चन पढ़ते समय वो लिखा ही इस तरीके से है कि एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को 4.5 साल की नौकरी के बाद निकाल दिया। एम्प्लॉय ग्रेचुटी चाहता है, कंपनी कह रही है 5 साल से कम नौकरी है, ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। क्या ग्रेचुटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब यहां पर क्या ना, वो ये वाला जो पीछे वाला दिमाग होता है, ये इमोशन को एक्टिवेट कर देता है। क्या यार, एम्प्लॉय की तो गलती है नहीं, कंपनी ने उसको निकाला है, उसने तो छोड़ा ही नहीं है, फिर उसको क्यों नहीं मिलेगी ग्रेचुटी? मिलेगी। और आपने लिख दिया मिलेगी। हमने आपको बोला कभी कि 5 साल से कम की कंडीशन मत लगाना? ये तो कंपलसरी था ना। सिर्फ डेथ के केस में और डिसेबलमेंट के केस में होता है, बाकी कोई भी हो, मतलब XYZ केस हो, 5 साल से मिनिमम सर्विस अगर दी तो ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? एक बात। दूसरी बात, एक कोठारी इंडस्ट्रीज का बड़ा फेमस केस लॉ है, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, अब हम आपको सीधा पहले चौथे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। कोठारी इंडस्ट्रीज का बड़ा फेमस केस लॉ है। कोई व्यक्ति बिना बताए छुट्टी पे चला गया, ठीक है, उसने बताया नहीं। जनरली हम लोग छुट्टी लेते तो हमें लीव के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जैसे बचपन में आप पढ़ते थे स्कूल में, ऐसी ऑफिस में भी आपको नौकरी में अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बिना बताए छुट्टी पे चले गए, लेकिन आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया, दिमाग से सुनिएगा इसको अच्छे से, रेजिग्नेशन नहीं दिया है आपने, राइट, आप छुट्टी पे चले गए और कंपनी से संपर्क नहीं कर रहे या कर नहीं पा रहे, वॉट एवर द रीजन, कंपनी ने भी आपको रिमूव नहीं करा है, ये दूसरी कंडीशन है। कई बार कंपनी क्या करती है, लगातार 15 दिन तक आप नहीं आए, संपर्क भी नहीं हो पा रहा आपसे, रिमूव, राइट। लेकिन कंपनी ने भी आपको रिमूव नहीं करा और आप भी रिजाइन नहीं करके गए, तो ये जो छुट्टी वाला पीरियड है, इसको सर्विस पीरियड में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? कंपनी ने क्या करा, मैं जरा आपको केस समझाता हूं थोड़ा डीप में जाके। किसी आदमी ने 5.5 साल नौकरी करी, उसमें से आखिरी साल में, ये सब लोग करते हैं, ज्यादातर लोग करते ही हैं,
मेरा मन हो गया अब कंपनी मुझे छोड़नी, तो मैंने क्या करा, कंपनी को पहले बता देता मुझे नौकरी छोड़नी, मैं नौकरी चेंज करने वाला हूं, तो कंपनी मुझे मेरे को इल ट्रीट करती। इल ट्रीट करने का मतलब शायद मेरे बेनिफिट्स रोक लेती। सबको डर लगता है ना यार, जब तक दूसरी नौकरी ना मिले तो आदमी नौकरी छोड़ के कैसे जाए। तो मैंने क्या करा, चोरी चोरी चुपके चुपके कंपनी के बाहर इंटरव्यू देना चालू कर दिया। सब करते हैं, आप भी करोगे, मैंने भी करा है, सब करते हैं, कोई अब नॉर्मल बात नहीं है, राइट। ये वो जुर्म है जो सबको पता है हो रहा है, लेकिन इसकी कोई सजा नहीं है। अब वो क्या करा, 10 जगह इंटरव्यू देता फिर रहा है। इस चक्कर में उसने 25 दिन की छुट्टी ले ली और कंपनी को बताया और नहीं छुट्टी क्यों ले रहा हूं, लेकिन रेजिग्नेशन नहीं डाला। रेजिग्नेशन डाल देता, नई नौकरी नहीं मिलती, इस नौकरी से भी जाता और कंपनी ने भी रिमूव नहीं करा। 25 दिन बाद वापस आ गया, नौकरी नहीं मिली। अब 10 दिन बाद फिर कहीं नौकरी मिल गई, 10 दिन बाद नौकरी मिल गई, छोड़ के चला गया, रेजिग्नेशन डाल, अब ये ऑफिशियली रेजिग्नेशन डालकर गया, ठीक है। अब सब उसका एक होता है एफ एंड एफ। एफ एंड एफ मतलब फुल एंड फाइनल। ये शब्द आप जब नौकरी में आ जाओगे तब बहुत सुनोगे, एफ एंड एफ बोलते हैं इसको, फुल एंड फाइनल। कंपनी ने जब उसका एफ एंड एफ करा उसमें ग्रेचुटी नहीं दी। अब उसका माथा खराब हो गया, बोले यार मैंने 5.5 साल नौकरी करी, यानी 5 साल से ऊपर नौकरी करी, तो ग्रेचुटी तो मिलनी चाहिए। कंपनी ने कहा देखो पहले साल में आपने 240 दिन से ज्यादा काम करा, दूसरे साल में आपने 240 दिन से ज्यादा काम करा, तीसरे में भी करा, चौथे में भी। मैं एक बार के लिए मान रहा हूं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में था जिसमें 6 दिन काम होता है, तो बोले 4 साल आपने 240 दिन काम करा यानी कंटिन्यूस सर्विस में थे। 5वें साल में आप 235 दिन ही आए, 25 दिन आप छुट्टी पे चले गए ना, कंपनी ने उसको काउंट नहीं करा। उसको काउंट कर लेते तो 260 दिन हो रहे थे, पर कंपनी ने वो 25 दिन काउंट नहीं करा क्योंकि आप छुट्टी पे थे। वो भाई साहब कोर्ट में चला गया कि इस 25 दिन को काउंट करो। कंपनी कह रही है कि भाई क्यों काउंट करे, तू नौकरी पे तो आया नहीं। बोले लेकिन मैंने क्या रिटायरमेंट लिया, क्या आपने मुझे बाहर निकाला, आप तनख्वाह काट लो ना, लेकिन इस पीरियड में मैं सर्विस में नहीं था, ये तो नहीं बोल सकते ना। आप छुट्टी का पैसा काटो, मैं आपसे 25 दिन का पैसा तो मांग नहीं रहा हूं ना, लेकिन इस दौरान मैं जॉब में ही नहीं था, ये थोड़ी ना आप बोल सकते हो। बात तो ठीक है, संडे को मैं नौकरी पर नहीं आया तो आप ही बोल दोगे कि मैं छुट्टी मैं नौकरी में था ही नहीं। मैं 5 दिन के लिए छुट्टी पे चला गया, पूछ के चला गया, तो आप मुझे क्या मानते हो कि मैं 5 दिन नौकरी पे नहीं था, यानी मैंने 5 दिन पहले नौकरी छोड़ी, 5 दिन बाद बाकी दोबारा नौकरी ज्वाइन करी, ऐसा बोलते हो क्या आप? कंटिन्यूस सर्विस में ही मानते हो ना? आ रही मेरी बात समझ में? तो जब मैं इसमें और उसमें फर्क क्या है, वहां पे मैं आपको बताकर गया तो आप मुझे कंटिन्यूस सर्विस में मान रहे हो, यहां मैं आपको बताकर नहीं गया तो आप पैसा काट लो ना भाई, लेकिन आप मुझे सर्विस में नहीं हूं ऐसा कैसे मान सकते हो? बात समझ में आ रही है क्या? तो कोर्ट ने बोला ये बात तो सही है यार, इसको काउंट करो 25 दिन को। यानी जिस पीरियड में आप लीव पर हो, सॉरी एब्सेंट हो, विदाउट लीव, उस पीरियड का सैलरी भले मिले ना मिले, लेकिन उस पीरियड को कंटिन्यूस पीरियड ऑफ सर्विस में काउंट करना है। जैसे हम कल कैलकुलेशन कर रहे थे ना कि आपको महीने की, साल की 18 छुट्टी मिलती है या तो 30 छुट्टी मिलती है, तो उस 30 छुट्टी को आपने लिया तो भी हम उसको काउंट कर रहे थे ना, कल लिया था ना हमने एग्जाम्पल। इवन पिछले साल आपको 30 छुट्टी मिली जो आपने नहीं ली, उसको अगर आपने इस साल लिया तो हम उसको भी काउंट कर रहे थे ना, ऐड करा था ना हमने। 191 दिन अगर आपको याद हो तो 1 2 एक जगह आया था 231 दिन, तो हमने कहा 231 मत पकड़ो, 231 प्लस 30, 261 दिन पकड़ो, यही करा था हमने। तो हम आज भी तो वही कर रहे हैं, बस कल वो जो 30 छुट्टी थी उसका पैसा नहीं कट रहा था, आज जो 30 छुट्टी है उसका पैसा कट रहा है। तो पैसा कटना या नहीं कटना ये एक अलग मुद्दा है, और डेज की जब कैलकुलेशन करेंगे, पीरियड की जब कैलकुलेशन करेंगे, उसमें काउंट करना एक अलग मुद्दा है, तो उसमें काउंट किया जाएगा। तो कोठारी जो इंडस्ट्रीज का केस लॉ है उसके अंदर कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, उस पीरियड को शामिल किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट नहीं? पक्का? दूसरी बात मैंने आपको बताई दी कि डेथ वाले केस में और उसमें परमानेंट डिसेबलमेंट, डिसेबलमेंट नहीं परमानेंट डिसेबलमेंट, टेम्परेरी डिसेबलमेंट तो एक्सीडेंट वाले केस में आ जाएगा, तो परमानेंट डिसेबलमेंट काउंट नहीं करना। तीसरा, काम का नहीं है जो पढ़ाने जा रहा हूं, याद रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इसको आप एग्जाम के लिए भूल सकते हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लेना इसके लिए। मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म थी, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं पार्टनरशिप का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो केस लॉ आया वो पार्टनरशिप के ऊपर था, आप इसे किसी में भी फिट कर सकते हैं, है ना। मैं पार्टनरशिप फर्म में काम करता था, यहां पे मैं फिर बोल रहा हूं पार्टनरशिप फर्म होना जरूरी नहीं है, ये तो उदाहरण में है, मैं आपको इसी एग्जाम्पल को चेंज करके बता दूंगा। मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में नौकरी करता था, 3 साल हो गए मेरे को नौकरी करते हुए, मेरा उद्देश्य छोड़ने का नहीं था, मैं तो चाहता था मैं 5 साल 8 साल 10 साल काम करूं, 5 साल काम कर लूंगा तो ग्रेचुटी भी मिलेगी,
अब 3 साल बाद वो पार्टनरशिप फर्म किसी को बेच दी गई, करेक्ट। मान लीजिए किसी कंपनी ने खरीद ली, फॉर एग्जाम्पल QRS एंड एसोसिएट्स, इट वॉज द पार्टनरशिप फर्म। ये फर्म तो सालों से चल रही थी, मेरे को नौकरी करते हुए 3 साल ही हुए थे अभी, और 3 साल बाद फर्म के पार्टनर्स ने ये फर्म किसी कंपनी को बेच दी, राइट। किसी LSQ प्राइवेट लिमिटेड ने इस पार्टनरशिप फर्म को खरीद लिया। अब यहां मैंने 3 साल नौकरी और करी, यहां 3 साल नौकरी करी, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं तो खुश हो रहा था, मैंने कहा 5 साल से ऊपर नौकरी कर ली मैंने, राइट। जैसे मैं रिटायर हुआ या मैंने नौकरी छोड़ी तो कंपनी ने ग्रेचुटी देने से मना कर दिया। कंपनी बोली हमारे यहां तो 3 साल ही नौकरी करी है ना, ऐसा कंपनी बोल रही है। अब बात तो कंपनी की भी सही है, तो आप मुझे बताएं क्या एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलनी चाहिए या नहीं। देखो इमोशनल होकर आंसर मत देना, लॉ जब भी पढ़ते हैं ना, इमोशन को साइड में रखो, सारे फैक्ट्स को देखो, सबके बारे में सोचो, एम्प्लॉयर के बारे में भी सोचो, एम्प्लॉय के बारे में भी सोचो, फिर बताओ क्या एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलनी चाहिए क्या। और आंसर देने से पहले 10 सेकंड सोचना, फिर आंसर देना। जल्दी बताओ, समय कम है। अब इसका जवाब तो नए वाले बच्चे भी, अभी तो तुमको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल आ रहा है ना, आ रहा है ना। हाँ, अरे या तो बोलो आ रहा है, या तो बोले सर कुछ नहीं आ रहा, ऐसे बोलो। हाँ, तो सवाल का जवाब दो। नहीं देनी चाहिए, क्यों? सर बस 1 मिनट में आ गया। हम्म। अच्छा, और ऑनलाइन वाले बच्चे को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, बिकॉज 3 इयर्स ही वर्क किया है, ये बात भी ठीक है। गला गया मेरा। हाँ बेटा, देखो आंसर तो है यस, पर आंसर की बात नहीं तो तुम किताब से भी पढ़ लेते, लॉजिक की बात। आज का समय तुम्हें दे रहा हूं मैं, इसके बारे में सोच के आना बढ़िया से, और लॉजिक के साथ आना, ठीक है। और अगर वाकई में तुम्हें लॉ पढ़ने में अच्छा लग रहा हो या समझ में आ रहा हो, तो जो मैंने कहा वो करना। रोज घर जाके 5 मिनट दे देना बस, इससे ज्यादा नहीं देने। एक बार नजर मार लेना, जो बच्चे आ जाए हैं वो एक बार इनके स्क्रीनशॉट्स आप शेयर कर लेना, इन बच्चों के पास में कॉपी में लिखा हुआ होगा, फोटो खींच लो। अगर आप मंडे से ही आने वाले हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम 3-4 दिन आएंगे, तो एक बार इन बच्चों की इससे फोटो खींच लेना कॉपी से, और उसको रीड करके आ जाना खाली, कॉपी भी मत करना, रीड कर लेना। तो तुम कल जब बैठोगे ना, कल परसों, तब तुमको थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा। अगर आना ही मंडे से है तो एक अलग बात है, ठीक है। जो बच्चे बीच में छुट्टी पे रहे, उनसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज आप जो है इसको बैकअप को ले लें, नोट डाउन कर लें, एक आध दिन भी छुट्टी पे रहे, ठीक है ना, जिससे कि आप बराबर में आ पाए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे, कल इसको सोच कर रहिएगा क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच।